नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th का जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का लेक्चर वीडियो का पार्ट 3 वीडियो है। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो अभी तक आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप क्विज खेलना चाहते हैं तो क्विज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर क्विज खेलना मत भूलिएगा। तो देखिए, पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बात किए हुए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसके मुख्य 4 पॉइंट है। ठीक है, कौन कौन पॉइंट है? तो पहला पॉइंट था वो था फ्रांस की क्रांति, दूसरा में था इटली का एकीकरण, तीसरा में था जर्मनी का एकीकरण, चौथा में था क्या? तो यूनान का स्वतंत्रता का उदय। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज मुख्य रूप से बात करने वाले हैं इटली के एकीकरण के बारे में। तो अगर आप इटली के एकीकरण को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इटली के एकीकरण के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एकीकरण किसको किया जाता है और एकीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, एकीकरण का मतलब होता है एक करना, यानी कि इटली अलग अलग होगा तभी तो उसको एक किया गया होगा। हाँ, तो इटली अलग अलग था। कब अलग अलग हुआ इटली? तो आपको हम बता दें कि आप जानते हैं वियना कांग्रेस में इटली को क्या किया गया था? अलग अलग करके आपस में बांट लिया गया था। देखिए वियना कांग्रेस में किस प्रकार बांट लिया गया था। नेपल्स और जो सिसिली है, इटली का एक भाग था नेपल्स और सिसिली, उसे फर्डिनेट को दे दिया गया। फर्डिनेट कौन थे? तो बुर्बो वंश के साम्राज्य थे फर्डिनेट। अगला है रोम तथा आसपास के क्षेत्र को पोप को दे दिया गया। और लोम्बार्डी एवं बेंसिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, यानी कि ऑस्ट्रिया अपने पास रख लिया। परमा मोडिना टस्कनी हैबसबर्ग राजवंश को दे दिया गया था। और जेनेवा तथा सार्डिनिया पीडमाउंट को राज बनाया गया था, यानी सार्डिनिया जो पीडमाउंट है उसी पर इटली के साम्राज्य का आधिपत्य था, यानी कि इटली का जो मतलब अपना अधिकार था सिर्फ इसी पर था, यानी कि पूरा इटली में से सिर्फ सार्डिनिया पीडमाउंट को छोड़कर बाकी सभी पर दूसरे को क्या कब्जा था। यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझे हैं तो आप पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम इसके डीपली में अध्ययन किए हैं और नेपाल, सिसिली, रोम तथा उसके आसपास के क्षेत्र को लोम्बार्डी, बेंसिया, परमा मोडेना और टस्कनी तथा सार्डिनिया के बारे में इसे वियना कांग्रेस में बांटा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसे वियना कांग्रेस जो 1815 में हुआ था उसमें इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो आगे बात करेंगे। देखिए आगे क्या होता है, उससे पहले इसे मैप में देख लेते हैं कौन कहाँ पे है और किसने किसको लिया था। देखिए यहाँ पे जो नेपल्स है और सिसिली है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको राउंड कर दिए हैं हम। नेपल्स और सिसिली उसे फर्डिनेट को दे दिया गया था। यही है नेपल्स और यही है सिसिली, जिसे फर्डिनेट यानी कि बुर्बो वंश के समाज फर्डिनेट को दिया गया था। अगला है रोम तथा आसपास के क्षेत्र। देखिए यहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा आपको, इसमें ब्लैक डॉट है। हाँ, वही ब्लैक डॉट आपको रोम तथा आसपास के क्षेत्र किसे दे दिया गया था? तो पोप को दे दिया गया था। यही ब्लैक डॉट क्या है? तो रोम है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है। एक मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। और देखिए, तो अगला क्या है? लोम्बार्डी एवं बेंसिया है। ठीक है, लोम्बार्डी एवं बेंसिया किसको दिया गया था? देखिए यहाँ पे लोम्बार्डी है और यहाँ पे बेंसिया है, दोनों एक साथ है। लोम्बार्डी एवं बेंसिया, उसे ऑस्ट्रिया स्वयं अपने पास रख लिया था। और अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है परमा मोडेना टस्कनी। तो इसे कहाँ पे है? तो देखिए ये जो है ना, जो दिख रहा है ऑरेंज वाला भाग, वो है परमा मोडेना टस्कनी, जिसे हैबसबर्ग राजवंश को दे दिया गया था। और जो जनेवा सार्डिनिया पीडमाउंट था, जनेवा तथा सार्डिनिया पीडमाउंट, उसे राज बनाया गया था। जो है ये रहा पीडमाउंट और ये रहा सार्डिनिया, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सार्डिनिया पीडमाउंट या पीडमाउंट सार्डिनिया, जिसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, सार्डिनिया पीडमाउंट या पीडमाउंट सार्डिनिया। तो यहाँ तक क्लियर होगा? तो क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। देखिए, जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें प्रमुख कुछ व्यक्ति थे। ठीक है, जैसे कि मेजनी, तो ये मेजनी का तस्वीर देख सकते हैं आप, और ये रहे मेजनी। अगला देख लीजिए, इसका कलर पीला ही सही है, यानी कि येलो सही है। आगे देखते हैं काउंट काबूर, उसके बाद में है यहाँ पे काउंट काबूर का इमेज। गैरीवाल्डी का इमेज यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। और विक्टर इमैनुअल, और विक्टर इमैनुअल का इमेज ये रहा, यानी कि जो मेजनी है, मेजनी ये रहे, काउंट काबूर यहाँ पे है और गैरीवाल्डी यहाँ पे, और देख सकते हैं विक्टर इमैनुअल यहाँ पे है। यानी कि चारों के चारों जो थे इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यक्ति थे। और देखिए, माना जाता है कि जो इटली का एकीकरण हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? हाँ जी, 3 चरणों में हुआ था। तो देखिए, पहला चरण माना जाता है मेजनी का। ठीक है, जो पहला चरण है उसे मेजनी का माना जाता है, दूसरा चरण काउंट काबूर का और तीसरा चरण गैरीवाल्डी का। ध्यान रखिएगा, इटली के एकीकरण 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण था मेजनी का, दूसरा चरण था काउंट काबूर का, तीसरा था गैरीवाल्डी का। ध्यान में रखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं इन लोगों के बारे में। तो आज बात करेंगे मेजनी और
इटली के एकीकरण का प्रथम चरण के बारे में। मेजनी यानी कि प्रथम चरण के बारे में, तो देखिए जो मेजनी है उनका जन्म जो हुआ था 1805 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। देखिए क्या किया था उन्होंने, ये जो थे मेजनी वो कार्बोनरी संगठन से जुड़े हुए थे। मेजनी जो थे वो कार्बोनरी संगठन से जुड़े हुए थे। तो आप कहिएगा सर कार्बोनरी क्या है? तो देखिए कार्बोनरी क्या बतलाते हैं। कार्बोनरी एक संगठन है जिसका स्थापना 1810 में हुआ था, ठीक है। यह संगठन जो था ये राष्ट्रवादियों का संगठन था। इसका उद्देश्य था छापामार युद्ध कर गणतंत्र की स्थापना करना। समझ गए होंगे। देखिए कार्बोनरी जो संगठन है वो 1810 में इसका स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था उसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादियों का। यह था, सबसे पहले जान लीजिए राष्ट्रवादी किसे कहते हैं, तो आपको हम बताए हुए थे। देखिए जिस व्यक्ति के अंदर नेशन फर्स्ट की भावना हो वह व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था छापामार युद्ध कर गणतंत्र की स्थापना करना था। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए आगे क्या होता है। देखिए 1830 की फ्रांसीसी क्रांति याद है आपको? पार्ट 2 में हमने बात किया था 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जिसमें क्या किया गया था, चार्ल्स दशम पर लोगों ने क्या किया, लोगों का अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ। चार्ल्स दशम के खिलाफ क्रांति हुआ जिसे 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखिए जो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उससे जो इटली में भी प्रभाव हुआ था, ठीक है। इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गया जिसके मेजनी भी सदस्य थे। 1830 की क्रांति के कारण क्या हुआ, जो इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हो गया जिसके सदस्य मेजनी भी थे। और इस जो नागरिक आंदोलन हुआ था उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने क्या किया, दबा दिया, यानी कि उस विद्रोह को दबा दिया। और मेजनी को क्या करना पड़ा, इटली को पलायन करके भागना पड़ा, यानी कि इटली को छोड़ के भागना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने दबा दिया कि इसको। तो 1830 की क्रांति का जो प्रभाव हुआ था इटली पर, जो नागरिक आंदोलन हुआ था उसका जो प्रभाव था उसे दबाकर मेजनी को पलायन करना पड़ गया। जिसके कारण क्या होता है देख लीजिए, मेजनी हार नहीं मानते हैं, ठीक है। मेजनी हार नहीं मानते और दो संस्था का निर्माण करते हैं। पहला जो संस्था था यंग इटली जो 1831 में निर्माण किए, और दूसरा था यंग यूरोप 1834 में निर्माण किए। देखिए जो यंग इटली था ना उसका काम क्या था बतलाते हैं। 1831 की संस्था यानी कि यंग इटली का काम था इटली में जाकर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न कराना और ये बताना कि इटली का एकीकरण किस प्रकार करना है। यही सब लोगों का काम था यंग इटली का। और यंग यूरोप का काम था पूरे यूरोप में जाकर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न कराना। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को? क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1848 की क्रांति जो हुआ था, 1830 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, 1848 की क्रांति। तो 1848 की क्रांति में मेटरनिख युग का अंत हो गया, ठीक है। 1848 की क्रांति में मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसके युग का अंत हो गया। उसके बाद में क्या किए, मेजनी जो फिर यानी कि पुनः इटली में आ गए, यानी कि मेजनी का जो पुनः इटली में आगमन हुआ और उन्होंने क्या किया, इटली के एकीकरण करना चाहते थे। लेकिन देखिए रोम पर जिनका आधिपत्य था यानी कि पोप का जो आधिपत्य था, पोप क्या कहते थे, एक मिनट, जो देखिए पोप क्या कहते थे, पोप का कहना था कि जो जो इटली है, इटली का एकीकरण जो है धार्मिक दृष्टिकोण से रोम के अधीन होना चाहिए, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से रोम के अधीन होना चाहिए। जबकि सार्डिनिया पीडमाउंट के जो शासक थे कौन, चार्ल्स एल्बर्ट वहाँ के शासक थे सार्डिनिया पीडमाउंट के। उनका कहना था जो इटली का एकीकरण हो वो सार्डिनिया पीडमाउंट के साथ हो, यानी कि सार्डिनिया पीडमाउंट के अधीन हो। लेकिन इसी टकराव के कारण क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया किस पर, सार्डिनिया पीडमाउंट पर। और सार्डिनिया पीडमाउंट के सम्राट चार्ल्स एल्बर्ट की हार हुई, जिसके कारण मेजनी क्या किए, इटली में यानी कि इटली को छोड़ के पलायन कर गए। और उसके बाद में क्या होता है देखिए, जो इटली तो पलायन तो कर गए लेकिन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करा दिए। इटली के एकीकरण के लिए लोगों के अंदर एक जो जज्बा होता है उसे उत्पन्न करा दिए। इटली के एकीकरण का बीजारोपण कर दिए, जिनके कारण इसे मेजनी को इटली के एकीकरण का पिता कहा जाता है। पिता कहिए या मसीहा कहिए, ये सब किनको कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का पिता कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर देखते हैं दूसरा जो चरण है उसको देखिए। इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक बन चुका था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। द्वितीय चरण में क्या हुआ था, तो द्वितीय चरण आपको बताए हुए थे किनका था, काउंट काबूर का था। तो उस समय सार्डिनिया पीडमाउंट का एक नया शासक बने हुए थे विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, जो प्रधानमंत्री है अपना उसे काउंट काबूर को बनाया। विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया और काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। तो देखिए काउंट काबूर जो थे
सफल कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। काउंट काबुर जो थे सफल कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। उनका मानना था कि ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा है। काउंट काबुर का मानना था ऑस्ट्रिया जो है, सॉरी यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा है। तो देखिए काउंट काबुर को मालूम था को सार्डिनिया पीडमाउंट को ऑस्ट्रिया को हरा पाना मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन सा है। तो उसने क्या किया, उसने फ्रांस से मदद लेने के लिए क्रीमिया का युद्ध होता है, ठीक है, 1853-54 में, जिसमें शामिल हो गया, क्रीमिया के युद्ध में सम्मिलित हो गया। देखिए जिसका जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था, तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया तथा तुर्की एक साथ होकर रूस के विरोध किए थे। ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें बिना कहे, यानी कि फ्रांस सार्डिनिया को बुलाया भी नहीं था हेल्प करने के लिए, फिर भी सार्डिनिया क्या किया, फ्रांस की हेल्प करने के लिए चला गया क्रीमिया के युद्ध में और रूस को हरा दिया। जिसके बाद में एक सम्मेलन किया गया जिसे क्या कहा जाता है, पेरिस का सम्मेलन, ठीक है, पेरिस का सम्मेलन कहा जाता है, जिसमें क्या किया गया, बुलाया गया ऑस्ट्रिया के साथ साथ, जो ऑस्ट्रिया है उसके साथ साथ पीडमाउंट को बुलाया गया। तो जिसमें क्या किया देखिए बतलाते हैं आपको। काउंट काबुर ने उसमें ऑस्ट्रिया को हस्तक्षेप कर मतलब इटली में हस्तक्षेप करने का गैर कानून घोषित कर दिया, और गैर कानून घोषित कर दिया तो जितने भी देश थे, जो सम्मेलन हुआ था उसमें जितने भी देश थे सभी इटली के पक्षधर हो गए, यानी कि इटली के साथ हो गए। उस काल में इन्होंने तो फ्रांस का साथ चाहिए था क्योंकि ऑस्ट्रिया को हरा पाना इनके लिए नामुमकिन था। तो उन्होंने काउंट काबुर ने नीस और सेवाई नामक 2 क्षेत्र फ्रांस को दे दिए, जो 2 रियासत था उसे फ्रांस को दे दिए। देखिए और नीस और सेवाई क्या है बतलाते हैं। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा युद्ध होता है, उसी प्रकार फ्रांस और इटली के बीच नीस और सेवाई पर हमेशा टकराव होता था, ठीक है। नीस और सेवाई, फ्रांस बोलता है नीस मेरा है और इटली बोलता है मेरा है। तो जिसके कारण क्या किया, काउंट काबुर ने इस झगड़ा को समाप्त कर नीस और सेवाई क्षेत्र को फ्रांस को दे दिया, जिसके कारण लोगों ने इनका खूब जमकर विरोध किया। लेकिन लोगों का मानना ये भी था अगर 2 क्षेत्र देने के बाद इटली का एकीकरण हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो इटली है, ठीक है, इटली के जो काउंट काबुर थे उन्होंने नेपोलियन III से एक संधि की, ठीक है, जिसके खिलाफ वो ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए आगे क्या होता है, 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो जाता है। 59-60 में युद्ध आरंभ हो जाता है और फ्रांस क्या करता है, इटली के लिए सेना उतार देता है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, जिसमें क्या होता है, ऑस्ट्रिया की हार होता है और लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का कब्जा हो जाता है। और सेना क्यों उतारता है, तो एक संधि किया हुआ था नेपोलियन III के साथ कि जब भी वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेगा तो फ्रांस उसके साथ रहेगा। तो वही है, तो फ्रांस उसके साथ रहता है और पीडमाउंट की जीत होती है, लोम्बार्डी पर कब्जा हो जाता है और ऑस्ट्रिया का हार होता है। देखिए ये युद्ध इतना भयावह हो जाता है, फ्रांस सोचा भी नहीं था, जिसके कारण क्या होता है, बेंसिया पर जैसे ही अधिकार हो जाता है, किसका, तो सार्डिनिया का। देखिए जो लोम्बार्डी और बेंसिया था उस पर किसका अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो लोम्बार्डी पर तो अधिकार कर लिया है, लोम्बार्डी जो है उस पर तो अधिकार कर लिया था और बचा था बेंसिया। तो बेंसिया पर जैसे ही अधिकार हो गया वैसे ही फ्रांस अपनी सेना को वापस बुला लिया और दोनों के बीच मध्यस्थ करने की बात स्वीकारी। यानी कि देखिए ऑस्ट्रिया उसका पहले से दोस्त था और इटली नया दोस्त बना था। तो उसने क्या किया, दोनों के बीच मध्यस्थ कराने के लिए कहा। तो मध्यस्थ में क्या हुआ, 1860-61 में देखिए जो मध्यस्थ हुआ था, मध्यस्थ में क्या किया गया, बेंसिया को, ठीक है, बेंसिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, अधिकार होने के बाद भी बेंसिया को दे दिया गया और कहा गया कि जितने भी जो राज्य होंगे सार्डिनिया के साथ मिलना चाहेंगे वो जनमत संग्रह द्वारा मिलेंगे। तो क्या किया काउंट काबुर ने 1860-61 में रोम तथा बेंसिया को छोड़कर बाकी जितने भी मध्य इटली है, यानी कि जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी, उस सबको जनमत संग्रह द्वारा पीडमाउंट में मिला लिया। यानी कि आप सोच सकते हैं इटली का एकीकरण कितना हो चुका है। लोम्बार्डी भी मिल गया है, परमा भी मिल गया, मोडेना भी मिल गया, टस्कनी भी मिल गया, सार्डिनिया और पीडमाउंट एक साथ तो है ही। और देखिए आगे क्या होता है, तीसरा चरण स्टार्ट होता है। देखिए उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में, काउंट काबुर के बारे में। देखिए जो काउंट काबुर है, काउंट काबुर ने क्या किया था, काउंट काबुर ने अपने दिमाग लगाया, अपना मतलब कूटनीतिज्ञ चाल चला, जिसके कारण इटली का एकीकरण संभव हो पा रहा था। तो इसलिए काउंट काबुर को क्या कहा जाता था, इटली के एकीकरण का दिल, दिमाग
काउंट काबरू कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए काउंट काबरू को इटली के एकीकरण का दिल या दिमाग कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे तीसरा चरण के बारे में। देखिए जो तीसरा चरण है वो गैरीबाल्डी का था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, ठीक है, जो इटली के दक्षिणी भाग के एकीकरण का गणतंत्र करना चाहते थे। यानी कि जो इटली का एकीकरण दक्षिणी भाग था, नेपल्स और सिसिली, उसको गणतंत्र करना चाहते थे एकीकरण कर। तो देखिए गैरीबाल्डी जो थे वो मेजनी के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? मेजनी के समर्थक थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, आगे चलकर वो काउंट काबूर के बातों से ज़्यादा प्रेरित हुए और काउंट काबूर के समर्थक में हो गए। और आगे देखिए क्या होता है, गैरीबाल्डी अपनी जो कर्मचारियों तथा स्वयं सेवक की सशस्त्र सेना बनाए, जिसे क्या किया कहा, लाल कुर्ती या रेड शर्ट। लोग सदस्यों को लाल कुर्ती कहा जाता था, यानी कि गैरीबाल्डी ने एक अपना सेना का निर्माण किया जिसे लाल कुर्ती या रेड शर्ट कहा जाता था। जिसके साथ क्या किया गैरीबाल्डी अपनी सेना के साथ नेपल्स और सिसिली पर आक्रमण करके बुर्बो साम्राज्य से उसको मुक्त कर दिया। देखिए नेपल्स और सिसिली पर किसका साम्राज्य था? तो फर्डिनेंड का था, जो कि उनके समाज थे, वो थे बुर्बो वंश के। तो बुर्बो वंश के समाज से उसको मुक्त कर दिया, यानी कि जीत लिया इसे। और इसे जो उस समय तत्कालीन राजा थे सार्डिनिया के, कौन थे? तो विक्टर इमैनुअल, उन्हें राजा बना दिया। विक्टर इमैनुअल द्वारा इन्हें प्रस्तावना दिया गया कि आप राजा बन जाइए। गैरीबाल्डी को प्रस्तावना दिया गया था कि आप राजा बन जाइए, लेकिन गैरीबाल्डी ने ठुकरा दिया वो प्रस्ताव, कहा कि आप ही राजा बनिए। देखिए दुर्भाग्यवश क्या होता है, 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले हल्का पॉइंट है, उसे कवर करते हैं। देखिए क्या होता है, गैरीबाल्डी जो है नेपल्स और सिसिली पर अधिकार करने के बाद रोम पर अधिकार करना चाहते हैं। तो रोम पर अधिकार करने के लिए उन्होंने अपना जैसे ही सेना भेजी, काउंट काबूर ने अपनी भी सेना वहाँ पर भेज दी, अपनी सेना भेज दी। उसी समय गैरीबाल्डी और मेजनी का मुलाकात होता है। उन्होंने रोक दिया उसे, रोम को, मतलब युद्ध करने से, रोम के साथ युद्ध करने से। तो 1862 में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, देखिए 1870-71 में फ्रांस और पासा के बीच युद्ध हो रहा था। और 1870-71 में जो युद्ध हो रहा था वो जर्मनी के एकीकरण का युद्ध था। ठीक है, इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में, अगले जो पार्ट बनेगा, पार्ट 4 में बात करने वाले हैं 1870-71 के युद्ध के बारे में। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो 1870-71 में फ्रांस और पासा के बीच युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध में फ्रांस घिर चुका था। ठीक है, और इस युद्ध में फ्रांस की हार भी होती है, जिसके कारण क्या होता है, सार्डिनिया पीडमन को जो शासक था विक्टर इमैनुअल, वो अपना दिमाग लगाते हैं और पोप पर हमला कर देते हैं और पीडमन पर मिला लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो रोम है उसको राजधानी बना दिया जाता है, इटली का राजधानी रोम को बना दिया जाता है। 1871 यानी कि 1870-71 में जो युद्ध हुआ, उसी समय 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको दोस्तों बता दें कि जो गैरीबाल्डी थे, गैरीबाल्डी ने अपनी सेना बनाया था और युद्ध किया था, इसलिए उनको इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली का एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।